नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। मैं चाय बिस्कुट का पत्रकार हूँ। हम जो महाराष्ट्र मुंबई के जर्नलिस्ट होते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, हम चाय बिस्कुट के पत्रकार हैं। हम कोई बड़े पत्रकार उस तरह से नहीं है। आप कभी सिक्योरिटी लेके घूमे हैं? कभी नहीं। और मैं आपको कहूँ कि 1990 के दशक में जो बाला साहेब ठाकरे जो थे, जब उन्होंने मेरे खिलाफ, बाकी निखिल वागड़े के खिलाफ जिस तरह के जो एक माहौल बना था, तब शायद सिक्योरिटी की जरूरत थी। लेकिन प्रिंसिपल से मुझे लगता है पत्रकार ने सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए, ना प्राइवेट सिक्योरिटी ना सरकारी सिक्योरिटी। हम अपना काम करते हैं। अगर किसी को काम अच्छा ना लगे और हमें हमारे खिलाफ कुछ करे तो वो क्या करे। पर मैंने सोचा भी नहीं कभी कि कभी किसी को सिक्योरिटी लेने की जरूरत है। चलते रहो, पत्रकार होता है। और सिक्योरिटी अपने पत्रकारों के खिलाफ, जो बाकी पत्रकार के डर से, एक तो है कि किसी नेता या किसी बड़े डॉन के डर से आप सिक्योरिटी ले, वो तो मैं मान सकता हूं। अगर कोई डॉन आपको एक मैं किस्सा सुना देता हूं। बिहार के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित पत्रकार हैं सुरेंद्र किशोर। सुरेंद्र किशोर 90 या 2000 के दशक की बात है, हिंदुस्तान अखबार के पॉलिटिकल एडिटर थे और लगातार खबरें लिखते थे। तो खबर चली कि शहाबुद्दीन उनकी खबरों से, जो सीवान का माफिया है, वो बहुत नाराज था। और ये जब खबर सामने आई तो सुरेंद्र किशोर को सिक्योरिटी गार्ड दिए गए। अब सुरेंद्र किशोर बड़ा परेशान, वो बहुत ही समाजवादी धारा की व्यक्ति, कर्पूरी जी के सेक्रेटरी रहे, एकदम कृष्णाय काया उनकी। कुछ दिनों बाद वो तंग आ गए। फिर बोले, एक दिन हमको फोन आया शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन बोला कि भाई सुरेंद्र किशोर जी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सीवान के मामलों में दखल देता हूं, आप पटना में रहते हैं। और सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि उसके बाद फिर कुछ दिनों में सिक्योरिटी हट गई। तो मैं दिल्ली में भी कुछ पत्रकारों को जानता हूं जिनको केस किया गया, परेशान किया गया, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं। हाँ। अगर कोई माफिया डॉन शहाबुद्दीन की तरह आपको टारगेट करे या कहे कि मैं टारगेट कर रहा हूं, तो सिक्योरिटी लेने में पत्रकारों से बचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे, ये नई बात है। ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि पत्रकार किसी दूसरे पत्रकार के हमले से बचने के लिए सिक्योरिटी, लेकिन हमला करना भी नहीं चाहिए। आपस में ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये झापड़ वाली बात चीज नहीं होनी चाहिए। मैं एक कहूँ सौरभ, किसी भी हालत में हिंसा पर कोई ना उतर आए, पत्रकार हो या कोई भी हो। गलतियां लाइफ में होती है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि आप राजदीप के इस बयान को सुनकर मेडिसन स्क्वायर का जिक्र करें, मैं बता दूं कि इसी नेता नगरी में राजदीप ने उस घटना के लिए माफी भी मांगी थी और कहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। हिंसा ना हो, लेकिन किसी को नीचा दिखाना कि आप बिस्कुट के पत्रकार है, ये कहाँ की परंपरा है? जो कह रहे हैं वो उनके पत्रकार होने का दावा ही संदेहास्पद है। सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अर्चना दुबे और समित ठक्कर दोनों के मिलते जुलते सवाल हैं। और इनफैक्ट एक और सवाल है विमल प्रधान का, वो भी नरेंद्र मोदी के बारे में है। और उसके बाद कविता पिल्लई का सवाल है, वो भी नरेंद्र मोदी के बारे में है। तो ये चारों सवाल मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद एक मिला जुला जवाब। अर्चना दुबे का सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने का आप दोनों को मौका मिलता है तो कौन से 3 सवाल पूछेंगे। समित ठक्कर का सवाल है कि प्रधानमंत्री ने बहुत कम या शायद नहीं के बराबर रियल इंटरव्यू दिए हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनके इंटरव्यू के लिए 2014 के बाद ट्राई किया। विमल प्रधान का सवाल है कि क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने जो एक उन्हें महान मैंडेट मिला था, मौका मिला था, उससे मिस कर दिया, क्या वो रियल चेंज पर पुश करेंगे 24/7 पावर पॉलिटिक्स से इधर। और कविता पिल्लई का सवाल है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, दुनिया भर के जो चुने हुए लोकतंत्र के नेता हैं चुने हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या प्रधानमंत्री को जवाब में डर लगता है। ये कविता पिल्लई का सवाल है। तो ये 4 सवाल है जो अपनी प्रकृति में मिलते जुलते हैं। अब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, प्रधानमंत्री जवाब दें। करना चाहिए, सब लोग कहते हैं। हर स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल जवाब होना चाहिए। जो जितनी ज्यादा ताकत के पद पर है उतने ही ज्यादा सवालों का जवाब उसको देना है।
हमने प्रयास किया कि नहीं किया? हमने तो खूब प्रयास किया है। राजदीप जी, आप बता दीजिए, आपने भी किया है क्या? देखिए, 2014 के चुनाव के टाइम पे मैंने जरूर किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया। उसके अच्छा। बाद मैंने सोच लिया कि नरेंद्र भाई मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहते, ये उनकी मर्जी है। आखिरी अगर बार वो आपकी मुझे फोन पर बात कब हुई थी? आखिरी बार फोन पर बात आपने अपनी किताब में क्योंकि जिक्र मेरी किया है। बातचीत उनकी 2015 या 16 में किसी एक कार्यक्रम में मैं मिला था, यही जो ऑफिशियल कोई कार्यक्रम था, मुझे लगता है भाजपा के ऑफिस में था, तब मैं उनको मिला था। उसके बाद या पहले उसके बाद मैं नहीं मिला हूं, यानी 3-4 साल हो गए। नहीं, आप अपनी किताब में इस तरह का दावा करते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी और उनकी फोन पर बात होती थी। अरे वो तो हर 2-3 दिन या हफ्ते में एक बार तो 100%, वो भी देर रात तक, वो भी लंबी बात होती थी कि क्या हो रहा है, किस जगह में, आपके पोल क्या बता रहे हैं, न मोदी जी मुझसे पूछते थे। देखिए, अब छोड़िए ये बातें, लेकिन अगर वो मिलते तो मैं एक सवाल उनसे पूछता कि नरेंद्र भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते क्यों नहीं है? अच्छा, और 3 सवाल जो मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा ये होगा कि मोदी जी 2014 में जब राष्ट्रीय फलक पर आए तो एक गुजरात मॉडल की, गवर्नेंस की, सुधारों की, प्रो इंडस्ट्री, प्रो रिफॉर्म्स इमेज लेकर आए थे। लेकिन पिछले 6 सालों में गवर्नेंस के लेवल पर मुझे बहुत सुधार नहीं दिखे हैं। जो सुधार हैं भी तो वो नोटबंदी और जीएसटी को जल्दी जल्दी लागू करना, उस तरह के बड़े गेम चेंजर नहीं दिखे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन से पॉलिटिकल हर्डल्स हैं जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्या सोचना है, एक चीज। दूसरी चीज, एक डेमोक्रेसी में डिसेंट होती है, उससे थोड़ा बहुत केओस भी होता है। वाजपेयी साहब के जमाने में भी था, नरसिम्हा राव के जमाने में भी था। विपक्ष इल्जाम लगाता है, आंदोलन करता है, लेकिन जिस तरीके के तेवर हैं इस बार सत्तारूढ़ पार्टी के, कि जो भी आप पर सवाल उठा रहा है उसको आप सिरे से डिस्क्रेडिट कर दो, या वो जो एक पूरी ब्रिगेड चलती है कि सोशल मीडिया पर गाली दो, पाकिस्तान चले जाओ, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं वो सबके सब दूध के धुले हैं, उनके भी पॉलिटिकल मोटिव है। पर हमेशा कहा जाता है ना कि जो ताकत की पोजीशन पे होता है वो थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार होता है, सबके मुंह नहीं लगता। तो एक वो मैं उस पर जानना चाहूंगा कि हाउ डज ही रिएक्ट टू दैट। और तीसरी चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो एक बीजेपी एक बड़ी विनिंग मशीन में तब्दील हो गई है, तो उसके पीछे का उनका फॉर्मूला क्या है? मतलब ये बड़ा कॉन्शियस एफर्ट इस बार दिखा कि सत्ता के साथ साथ संगठन की मजबूती, तो उसको लेकर जिसको लोग कोई मोदी मैजिक, कोई ब्रांड मोदी कहता है, तो खुद नरेंद्र मोदी को क्या लगता है कि उनका ब्रांड किन चीजों से मिलकर बना है? रोजगार के बारे में वो क्या सोचते हैं, जाहिर सी बातें पूछा जाएगा। फैक्ट चेक के बारे में, प्रधानमंत्री अपनी स्पीच के फैक्ट चेक के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत फैक्ट चेक होता है उनकी स्पीच का। 20 लाख करोड़ बोल दिया, पता चला कई चीजें बजट में पहले बोल चुके हैं। चुनावी सभा में कुछ बोल दिया, पता चला कि ये तो सही नहीं है। तो ये मेरे सवाल होंगे, आपके क्या सवाल होंगे? अरे इतने अगर आप सवाल पूछने लगे तो वो कभी आपको ऐसा इंटरव्यू नहीं देंगे। आप इस तरह के अगर सवाल पूछने लगेंगे फैक्ट चेक वगैरह पर, देखिए मैं अभी इस समय नहीं कह सकता कौन से सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे गवर्नेंस से जुड़े हुए सवाल उनको पूछने चाहिए। जब कोई आप प्रधानमंत्री को इंटरव्यू करते हैं तो मुझे लगता है व्यक्ति पर कम और गवर्नेंस पर ज्यादा सवाल होने चाहिए। जैसे नोटबंदी, कि क्या आप आज मानते हैं कि नोटबंदी जो हुआ गलत कदम था? आपने क्यों करवाया नोटबंदी? क्या वाकई क्या ख्याल था आपका? क्या आप एक तरह से मानते हैं कि नोटबंदी होने के बावजूद अभी भी कैश इकोनॉमी वैसे की वैसी एक तरह से है? क्या होगा जो पैसे की राजनीति है, क्योंकि पैसा जो जिस तरह से चुनाव में अभी भी नजर आता है, उसको कम करने के लिए वाकई आपने क्या कदम उठाए, क्यों नहीं हुआ? मैं ये भी पूछना चाहूंगा, ये जो बॉन्ड्स है, जो बॉन्ड स्कीम बनाई गई है, जो लोग कहते हैं उससे ये बिल्कुल एक तरह से भाजपा की मोनोपोली हो गई है फंडिंग पर, तो ये जो बॉन्ड्स की स्कीम आपने करवाई, क्या वाकई ये सही है कि 90% ज्यादा बॉन्ड जो है आपके पास जाते हैं? कौन है वो इंडस्ट्री जिसको आप, जो भाजपा को इतना पैसा इस समय दे रही? देखिए वो जो सवाल है जिससे लोगों को मुझे लगता है थोड़ी जानकारी मिलेगी कि किस तरह की राजनीति है और गवर्नेंस के क्या इश्यू। मैं वाकई जानना, जैसे आपने कहा गुजरात मॉडल की बात, मैं तो कहूंगा इंडिया मॉडल क्या है आपका? वाकई इंडिया मॉडल क्या है? किस तरह की राजनीति, स्टेट और सेंटर के रिलेशन, इन पर मुझे लगता है सीरियस इंटरव्यू मोदी जी के साथ होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए।
चलिए एक आखिरी सवाल, ये सवाल है दक्ष मारू का सवाल है कि पिछले दिनों मैंने 2 लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू किए सुशील मोदी और गुप्तेश्वर पांडे के। अरे वाह। तो गुप्तेश्वर पांडे भी अब नेता बन गए हैं। नहीं, मुझे लगता है मुझे आपको पहले से पता था कि गुप्तेश्वर पांडे शायद चुनाव लड़ने वाले हैं सौरभ भाई। पर देखिए वो वीडियो जो उन्होंने बनाया, अब आईपीएस एसोसिएशन ने उनको उनकी आलोचना की है कि पुलिस अफसर ने इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वर्दी में रहते हुए, डीजीपी रहते हुए इस तरह का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए था। मेरा इंप्रेशन ये है कि गुप्तेश्वर पांडे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत है, बहुत पहले से है, इट्स अ नोन फैक्ट, और उसी के तहत वो अपनी पूरी इमेज बिल्ड कर रहे थे, कभी कम्युनिटी पोलिसिंग की बात, कभी कुछ और बात। तो गुप्तेश्वर पांडे अब जेडीयू में अपना भविष्य देख रहे हैं। और सुशील मोदी, मैंने पहले भी कहा कि मुझे बहुत पढ़े लिखे, तर्क और आंकड़ों पे बात करने वाले नेता लगे। अब बीजेपी की फ्यूचर स्कीम में वो कहाँ फिट होते हैं, क्योंकि उन पे ये भी कहा जाता है कि नीतीश की बी टीम, अब ये बीजेपी को तय करना है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट आई थॉरोली एंजॉयड इंटरव्यूइंग बोथ द फेलोज। चलिए अब देखिए, हाँ, सुशील मोदी के बारे में हमने पहले भी बात की है। मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो इतने सूझबूझ कर की राजनीति करते हैं। अगर आप उनको खास करके फाइनेंस के इश्यूज पर बात करें, वो वाकई बड़े समझदार व्यक्ति हैं जो बड़े आपको डिटेल्ड आंसर देंगे। और आजकल बहुत कम नेता इस तरह के मिलते हैं। तो सुशील मोदी को जरूर मिलना है इस बार, दी अदर मोदी। चलिए अब बढ़ते नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ। फुर्सत की सलाह, राजदीप जी, एक और वीकेंड, क्या है सलाह? देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ बॉब वुडवर्ड की, रेज करके, डोनाल्ड ट्रंप पर जो उन्होंने किताब लिखी है, आप जरूर पढ़िए। क्योंकि आप आज बात कर रहे हैं मोदी जी का इंटरव्यू, मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डोनाल्ड ट्रंप ने बॉब वुडवर्ड के साथ करीब 9 घंटे बातचीत की। और उन मुद्दों पर, जैसे कोरोना का मुद्दा हो, जो अन्य इकोनॉमी के मुद्दे हो, इन सब मुद्दों पर बड़ी डिटेल बात की। और पूरी तरह से बॉब वुडवर्ड ने एक तरह से ट्रंप को एक्सपोज किया है। और यही है वहां की राजनीति की खासियत कि आप एक तरह से तैयार हैं सवालों का जवाब देने। और इस तरह की किताब लिखेगी, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बॉब वुडवर्ड का बहिष्कार होगा। बॉब वुडवर्ड वो बड़े पत्रकार है जिन्होंने रिचर्ड निक्सन, अमेरिकी प्रेसिडेंट को वाटरगेट के जमाने पे जो एक्सपोजे की थी, उसके बाद निक्सन को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा। पर वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, रेज, क्योंकि आज कुछ हफ्तों में चुनाव हो रहे हैं कि ट्रंप किस तरह के व्यक्ति है, उससे आपको पता चलेगा। तो वो जरूर करिए। उसके अलावा मैं ये स्पेशल ऑपरेशंस मैंने देखी नहीं थी, पर मुझे पसंद आई है और मैं वो देख रहा हूँ, ये हॉटस्टार पर है। और उसी पर मेरे एक पुराने दोस्त ने एक नई सीरीज निकाली है, परिवार, एक फैमिली ड्रामा जो है, जो मुझे लगता है इस हफ्ते से शुरू हो रहा है। मेरे एक पुराने साथी थे, मेरे साथ काम करते थे, उनकी प्रोडक्शन है, तो मैं जरूर वो देखूंगा। और साथ साथ थोड़ा आईपीएल भी देखना ही है। चलिए बढ़िया है। मैं आप लोगों को कुछ किताबें रिकमेंड करूंगा। बिहार में एक जर्नलिस्ट, राइटर, एक्टिविस्ट कह लीजिए, श्रीकांत, उनकी कुछ किताबें हैं। जैसे एक किताब है बिहार में सामाजिक परिवर्तन के आयाम, बिहार में चुनाव, स्वर्ग पर धावा, बिहार में दलित आंदोलन, ये ऐसी कई, बिहार, राज और समाज, ये किताबें मैं आजकल उलट पलट रहा हूँ। सारी किताबें मेरे ख्याल से बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान है, उसके तत्वाधान में छपी है, वाणी प्रकाशन से आई है। इसके अलावा रुजुता दिवाकर की एक किताब है फिटनेस के ऊपर, 12 हफ्तों में फिटनेस। और उसमें रुजुता दिवाकर की जो पिछली किताबों में भी था कि वो बाकी इंग्लिश पिक्चर टाइप के न्यूट्रिशनिस्ट के बजाय जो पारंपरिक भारतीय भोजन है, कटहल की सब्जी, घी का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल, उनका कहना है कि ये जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग यूज करते थे किचन में पारंपरिक रूप से, ये बहुत अच्छी चीजें थी। घी को लेकर एक मिथ बना दिया गया है, कोलेस्ट्रॉल ये वो, तो वो बाकायदा साइंटिफिकली प्रूफ करती है, उदाहरण देके कि घी क्यों खाना चाहिए। और इस तरह की बड़ी अच्छी किताब है जिसमें वो चरणबद्ध तरीके से आदतें बिल्ड करवाती है। तो मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने एक नई ऐप लगाई है मेरे मोबाइल पर, मेरे बेटे ने मुझे सजेस्ट की मेडिटेशन के लिए। हेड स्पेस, अच्छा, हेड स्पेस करके एक ऐप है। 10 मिनट रोज सुबह आप सुनिएगा हेड स्पेस को, बिल्कुल आपको शांति मिलेगी। इट इज अ मेडिटेशन ऐप। आजकल जमाने में लोगों को स्ट्रेस बहुत है, इस स्ट्रेस के जमाने में ये जो हेड स्पेस ऐप आई है मेडिटेशन को लेकर,
आप शायद ट्राई करिए, आपको मेरे इतनी स्ट्रेस नहीं होगी, इसलिए आप रुजुता दिवेकर के साथ आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप फिटनेस करते हैं, तो आप तो अलग लेवल पर है, पर मुझे बहुत स्ट्रेस होता है धीरे धीरे लाइफ में। राजदीप जी, आप आसन ट्राई करिए। आज मैंने बहुत अच्छा हलासन लगाया, मतलब मेरी गुरुजी ने कहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट हलासन, पांव पूरा बेंड करके छुआ, तो मैं बाकी सब आसन तो ठीक कर रहा था, मेरा हलासन सिद्ध नहीं हो पा रहा था, पर आज सिद्ध हुआ अच्छे से। आप बड़े फिट आदमी हैं यार, आप मेरी तरह बुजुर्ग नहीं है ना, इसलिए आप ये सब कर पाते हैं। मैं अगर कहूँ मेरा कोई फ्रैक्चर ना हो जाए ये सब करने में। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, आयुर्वेद और योग ये भारत की दो कमाल चीजें हैं जिनको जरूर अपनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये अपनाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा जमाना है कि आदमी के मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ आजकल, मुझे मेडिटेशन से बहुत एक तरह से लगाव है, सुकून मिल रहा है मुझे। चलिए, बढ़िया है।